Good morning everyone. So it's 11th class और माय सेल्फ मनोज पराशर और मैं आपको केमिस्ट्री टीच करूंगा. सो सभी का वेलकम है 11th क्लास में. तो अभी हम यहाँ पे आज जो स्टार्ट कर रहे हैं, बिफोर स्टार्ट केमिस्ट्री मैं आपको सबसे पहले सिलेबस बता देता हूँ. हमारे पास इस साल 11th क्लास में जो टोटल चैप्टर है केमिस्ट्री के वो 14 चैप्टर हैं, ठीक है. और उन 14 चैप्टर में मैं सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ दैट इज चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम. क्योंकि मैं इस चैप्टर को इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर आपने 9th में पढ़ रखा है, आपने चैप्टर 10th में भी कर रखा है. उसी का ही हम वो सारी चीजें तो हम डिस्कस करेंगे उसका एप्लीकेशन पार्ट मींस उसका हायर पार्ट हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे. सो जब भी हम एक और बात, जो ये चैप्टर है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये चैप्टर हमारे पास 9th क्लास में भी है, बहुत सा इसका पार्ट 10th क्लास में भी है. तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है वो सारे बच्चे जो 9th क्लास में 10th क्लास में वो सारे के सारे बच्चे भी इस लेक्चर को देख सकते हैं. ये लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा जितने भी आप एग्जाम देते हो, चाहे वो एनटीएससी है या ओलंपियाड है और बोर्ड के लिए, उन सभी चीजों के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है. तो जब भी हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारा जो मतलब हमारा बेसिक जहां से हम स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेयर मैटर. कहां से हम स्टार्ट करते हैं? मैटर से. सो मैटर सभी को पता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि मैटर क्या होता है. मैटर इज व्हाट? anything which have a mass and occupied space. कोई भी चीज जिसका एक मास होगा और जो क्या करेगी, वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगी, उसको हम क्या बोल लेंगे? मैटर बोल लेंगे, ठीक है. अभी मैं मैटर को, जैसे कि इसमें आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि मेरे पास ये चौक है, तो अगर इस चौक की बात की जाए, ये जो चौक है इसका एक डेफिनेट मास है और इसकी डेफिनेट क्या भी है? शेप भी है. So matter is what? Anything which have a mass and which have a definite shape, or you can say volume, that is known as what? Matter. ठीक है. तो हमारे पास जो मैटर होगा उसकी हम दो तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. वन इज फिजिकल क्लासिफिकेशन, वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन. तो सबसे पहले बहुत से बच्चों के माइंड में ये चल रहा होगा कि सर व्हाट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन, व्हाट इज केमिकल क्लासिफिकेशन. तो पहले मैं सबसे पहले आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड व्हाट इज केमिकल क्लासिफिकेशन, राइट. सो एक बड़ा देसी सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ. फॉर एग्जांपल हम चाय बना रहे हैं, राइट. चाय बनानी सभी को आती है. चलो आपको आज देसी स्टाइल में चाय बनानी सिखा रहे हैं. तो फॉर एग्जांपल हम चाय बना रहे हैं, तो जैसे मान लो हमें चाय के लिए वाटर चाहिए, चीनी चाहिए, पत्ती बोलते हैं तो पत्ती चाहिए, मिल्क चाहिए. अब अगर उनको फॉर एग्जांपल मैं शुगर की बात करूं, चीनी की बात करूं, तो व्हाट इज उसका फिजिकली उसको हम क्या बोल सकते हैं शुगर के बारे में? कि जी शुगर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होती है, दैट इज उसका फिजिकली बता रहे हैं हम उसको. वो व्हाइट कलर की होती है, वो टेस्ट में मीठी होती है, दैट इज उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन. एंड व्हाट इज केमिकल क्लासिफिकेशन? मींस आपने गैस, आपके पास गैस है, आपने चाय का डिब्बा लिया, अब उसके अंदर वाटर डाल रहे हैं, आपने उसके अंदर चीनी डाल लिया, आपने उसके अंदर पत्ती डाल ली, आपने उसके अंदर मिल्क डाला और वो आपस में क्या हुए? मिक्स हुए. और मिक्स होकर उन्होंने एट द एंड क्या बना दिया? एक चाय का कप बना दिया, राइट. तो व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टी, व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी मींस जो चीज हम देख के बता रहे हैं कि कोई चीज ऐसी है, ये सॉलिड फॉर्म में, ये मीठी है, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, दैट इज उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन. एंड व्हाट इज उसका केमिकल क्लासिफिकेशन? मींस उस चीज से हम क्या क्या बना सकते हैं, दैट इज उसका केमिकल प्रॉपर्टी. आई रिपीट वंस मोर, मैं शुगर का एग्जांपल ले रहा हूं आपके पास दोबारा से. अगर मैं शुगर की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो फिजिकल प्रॉपर्टी उसका क्या है कि वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, वो हमारे पास स्वीट टेस्ट होता है उसका, राइट. और जहां तक मैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूं, केमिकल प्रॉपर्टी मींस हम केमिकल से क्या क्या बना सकते, मतलब उस शुगर से हम क्या क्या बना सकते हैं. उससे हम चाय बना सकते हैं, उससे हम स्वीट्स बना सकते हैं,
दैट इज का व्हाट केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले मैं मैटर को क्लासिफाई करूंगा किस बेस पे, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ किसका, मैटर का, फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे हमारे पास जो मैटर होता है वो 3 टाइप का होगा। कितने टाइप का, 3 टाइप का। उसमें हमारे पास जो सबसे पहला टाइप आएगा दैट इज व्हाट सॉलिड। सबसे पहले कौन आएगा हमारे पास, सॉलिड। तो सॉलिड्स हमारे पास क्या होते हैं, सॉलिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका एक डेफिनेट मास हो। सॉलिड्स आर व्हाट, जिनका एक डेफिनेट मास हो और जिनका एक डेफिनेट क्या हो, शेप हो। व्हाट आर सॉलिड्स, जिनका एक डेफिनेट मास हो और जिनका एक डेफिनेट क्या हो, शेप हो। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास कौन कौन आएगा, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में चौक है, तो चौक इज द एग्जांपल ऑफ कौन से सब्सटेंस का, कौन से मैटर का, दैट इज हमारे पास सॉलिड। व्हाई चौक इज सॉलिड, क्योंकि जो सॉलिड हमारे पास है, सॉलिड का एक डेफिनेट मास है और इसका चौक का हमारे पास एक क्या है, डेफिनेट शेप है, राइट। इसके अलावा मेरे पास आपने सभी ने चेयर देखी होगी, ठीक है, चेयर। अब चेयर को जब आप चेयर का नॉर्मली देखोगे तो चेयर का क्या होगा, डेफिनेट मास होगा उसका, और हमारे पास जो चेयर होगी उसकी एक डेफिनेट क्या भी होती है, शेप भी होती है। तो सॉलिड्स आर व्हाट, जिनका एक डेफिनेट मास हो, जिनका एक डेफिनेट शेप हो, दे आर व्हाट सॉलिड्स। और भी बहुत सारी चीजें इसमें हमारे पास, जैसे ब्लैक बोर्ड है हमारे पास, इसका भी एक डेफिनेट मास, इसका एक डेफिनेट क्या है, शेप है, राइट। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड टाइप इसका मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन, दैट इज व्हाट लिक्विड। सो लिक्विड हमारे पास क्या होता है, लिक्विड हमारे पास क्या होता है, लिक्विड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। लिक्विड सब्सटेंसेस का जो वॉल्यूम होगा वो होगा डेफिनेट, लेकिन उनका जो शेप होता है वो डेफिनेट नहीं होता। अब आप बोलोगे सर कुछ केसेस में तो हो सकता है, हाँ कुछ केसेस में हो सकता है। फॉर एग्जांपल अब 2 चीजें हैं, मान लो मैं मिल्क की बात कर रहा हूं, मिल्क फॉर एग्जांपल 1 लीटर मिल्क, ठीक है, तो वो हमारे पास वॉल्यूम तो फिक्स है, लेकिन अगर मान लो मैं उस मिल्क को अगर तो मैं किसी कंटेनर में डाल दूं, तब तो उसका जो कंटेनर की शेप होगी वो मिल्क उसी की शेप ले लेगा। लेकिन अगर उसी मिल्क को अगर मैं बाहर फेंक दूं तो वो उसका मतलब एक डेफिनेट शेप नहीं होगा। सो लिक्विड्स आर व्हाट, जिनका जो मास होगा या जिनका जो वॉल्यूम होगा वो तो सेम हो, लेकिन इनका शेप सेम नहीं होता। वो कौन से सब्सटेंस हमारे पास होते हैं, लिक्विड। और ये लिक्विड सब्सटेंसेस क्या करते हैं, जो भी हमारे पास कोई कंटेनर होगा वो उसी की क्या कर लेते हैं, शेप ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल लिक्विड में हमारे पास कौन कौन आता है, हमारे पास वाटर आता है, ठीक है, वाटर। उसके अलावा हमारे पास मिल्क, और हमारे पास कौन है, ऑयल एटसेट्रा। ये सारे के सारे हमारे पास किसके एग्जांपल है, लिक्विड के एग्जांपल है, राइट। थर्ड हमारे पास है गैसेस। सो गैसेस की जब भी हम बात करते हैं, हम अपने एटमॉस्फेयर को देखते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो गैसेस हमारे पास वो सब्सटेंस होते हैं जिनका ना तो डेफिनेट शेप होता है, ना इनका क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस आर व्हाट, जिनका ना तो डेफिनेट शेप हो ना ही उनका डेफिनेट वॉल्यूम हो, वो हमारे पास क्या होती है, गैसेस होती हैं। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल आएंगे, इसमें हमारे पास एग्जांपल आएगा एयर, हमारे पास नाइट्रोजन, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा। ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है, ये सारे के सारे हमारे पास एग्जांपल है किसके, गैसेस के। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। सो अब हमारा जो मेन पार्ट है, जहां से आपने स्टार्ट करना है, वहां पे मैं आ रहा हूं मैटर की क्लासिफिकेशन, वो भी किस बेस पे, केमिकल क्लासिफिकेशन। कौन सी क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहले आता है मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन, दैट इज
एलिमेंट। कौन? एलिमेंट। तो भाई एलिमेंट क्या होता है आपके पास? एलिमेंट हमारे पास हर मैटर का एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। मींस हमारे पास जो भी मैटर होता है वो एलिमेंट से मिलकर बना होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपने सोडियम मेटल के बारे में सुना होगा। सोडियम मेटल के बारे में सभी ने सुना होगा। तो जो हमारे पास सोडियम मेटल है वो हमारे पास क्या है? वो एक मतलब जो हमारे पास एलिमेंट है दैट इज द पार्ट ऑफ किसका? मैटर का। मैटर का पार्ट कौन है? एलिमेंट। मींस हमारे पास जो मैटर बनता है वो किससे मिलकर बना होता है? एलिमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है। अब हमारे पास जो एलिमेंट है उसको हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एलिमेंट हमारे पास 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वन हमारे पास कौन है इसमें? फर्स्ट वन हमारे पास इसमें मेटल। सेकेंड वन हमारे पास जो इसमें दैट इज नॉन मेटल एंड थर्ड वन इज व्हाट? मेटलॉइड। ठीक है। तो अगर आपने सभी ने 9th में पीरियोडिक टेबल पढ़ रखा है, व्हाट आर मेटल्स, व्हाट आर नॉन मेटल्स, व्हाट आर मेटलॉइड्स, आपने बड़े ध्यान से सुनना है। अब सबसे पहले अगर मैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड को भी बेसिक मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे बोलूं कि हमने देख के बताना है कि कौन हमारे पास मेटल है, कौन हमारे पास नॉन मेटल है, कौन हमारे पास मेटलॉइड है। तो मेटल हमारे पास वो सब्सटेंसेस होते हैं जो लस्टर्स होती हैं। सबसे पहले आप यही पढ़ते हो बेसिक क्लासेस में, लेकिन प्लस वन में नहीं पढ़ना है आपने। वो सारी चीजें चली गई हैं कि कौन लस्टर्स है, कौन नॉन लस्टर्स है। सबसे पहले जो आपको बेसिक पता है कि मेटल हमारे पास क्या होती है। मेटल हमारे पास वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि लस्टर्स होती है, मींस जो चमकती हैं, राइट। अब प्लस वन में क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूं। नॉन मेटल्स हमारे पास क्या होती है? जो नॉन लस्टर्स हैं। मेटलॉइड्स क्या होती है हमारे पास? मेटलॉइड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करे। क्लियर है? अब आपने अगर इस मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड को समझाने के लिए मैं आपको एक, आपने 9th 10th में एक थ्योरी पढ़ रखी है, दैट इज हमारे पास बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो ये बोहर्स मॉडल ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने से पहले या मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक और टर्म एक्सप्लेन करता हूं। उसके बाद मैं यहां पे आ रहा हूं। दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज एटम्स। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के पास आ रहा हूं। तो एटम्स क्या होते हैं? अब जैसे कि हमारे पास एलिमेंट है और एलिमेंट में मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल वी हैव मान लो मेरे पास सभी ने गोल्ड देख रखा है, राइट। गोल्ड सभी को पता है कि मेटल होती है। तो गोल्ड जो है वो एक एलिमेंट है, लेकिन जो वो गोल्ड है हमारे पास वो एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। हमारे पास जो गोल्ड है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो एटम हमारे पास क्या? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। बड़े ध्यान से सुनना आपने। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। एटम इज व्हाट? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। मींस हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा जो एलिमेंट है वो एटम से मिलकर बना होता है। एलिमेंट को हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। एलिमेंट को हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो एटम होता है दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट जिसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब मैं आपको बता रहा था किसके बारे में? मेटल के बारे में, नॉन मेटल के बारे में, मेटलॉइड के बारे में। तो उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक मॉडल बता रहा हूं, दैट इज बोहर्स मॉडल
बता देता हूँ आपके पास। अब जैसे कि आपको बोला गया कि जो हमारे पास एटम होता है, एटम हमारे पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। आपने याद रखना है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो कि हमारे पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। दैट इज कौन कौन हमारे पास? वन इज इलेक्ट्रॉन, second one is proton, and third one is neutron. This is very important. एटम जो हमारा है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो हमारे पास कितने पार्टिकल से मिलकर बना होता है? 3 फंडामेंटल पार्टिकल। दैट इज कौन कौन हमारे पास? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड कौन? न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं। इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इज द सब एटॉमिक पार्टिकल जिसके ऊपर की नेगेटिव चार्ज होता है। याद रखना आपने, इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? उसके ऊपर हमारे पास जो चार्ज होगा दैट इज नेगेटिव चार्ज। और वो नेगेटिव चार्ज जो हमारे पास होगा वो होगा इट्स 1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलम। याद रखना है आपने, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज किसके इक्वल होगा? 1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलम। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मास होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है हमारे पास, तो मैं इसको रद्द कर रहा हूं। बाकी चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है दैट इज नेगेटिव चार्ज, और किसके इक्वल है? 1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलम। और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास होगा दैट इज इक्वल टू किसके? 9.1 into 10⁻⁻31 किलोग्राम। इट्स 9.1 into 10⁻⁻31 kg। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इट्स 9.1 into 10⁻⁻28 ग्राम। Why 10⁻⁻28 ग्राम? बिकॉज हमारे पास जो 1 किलोग्राम होता है, बिकॉज 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। तो सबसे पहले हमारे पास कौन? सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, और वो नेगेटिव चार्ज किसके इक्वल होगा? इट्स 1.6 into 10⁻⁻�19 कूलम। और उसका जो मास होगा दैट इज 9.1 into 10⁻⁻31 kg। ठीक है क्या? अब हमारे पास जो सेकंड टर्म है, मैं दोबारा से अभी थोड़ी देर में आ रहा हूं मेटल, नॉन मेटल और मेटल के पास। सो सेकंड टर्म हमारे पास था दैट इज प्रोटॉन। सेकंड हमारे पास कौन है? सेकंड हमारे पास है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन हमारे पास क्या होता है? प्रोटॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल विच कैरी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मैंने आपको बोला कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। और हमारे पास जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है उसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज। और वो पॉजिटिव चार्ज हमारे पास किसके ऊपर होता है? इट्स 1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलम। 1.6 into 10⁻⁻�19 कूलम। तो वहां पे भी इलेक्ट्रॉन के केस में भी 1.6 into 10⁻⁻�19 कूलम, प्रोटॉन के केस में भी 1.6 into 10⁻⁻�19 कूलम। लेकिन दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क यह है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कितना चार्ज है? कि नेगेटिव है। लेकिन हमारे पास जो प्रोटॉन है वो कैसा है? पॉजिटिव है। ठीक है? और इसके ऊपर जो हमारे पास मास होगा, मास जो हमारे पास इसमें होता है दैट इज 1.67 into 10⁻⁻⁻27 kg। मास ऑफ प्रोटॉन इज कितना? इट्स 1.67 into 10⁻⁻⁻27 kg। और इसको मैं कैसे भी लिख सकता हूं? इट्स 1.67 into 10⁻⁻⁻24 ग्राम। Why 10⁻⁻24 ग्राम? बिकॉज हमारा जो 1 किलोग्राम होता है दैट इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम।
सो अभी तक हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज दैट इज इक्वल टू किसके 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। इसका जो मास होगा दैट इज 9.1 into 10⁻31 kg और इट्स 9.1 into 10⁻28 ग्राम। हमारे पास जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है दैट इज पॉजिटिव चार्ज, और वो पॉजिटिव चार्ज इसके इक्वल होगा 1.6 into 10⁻19 कूलम, और इसका जो मास होगा दैट इज 1.67 into 10⁻27 kg और इट्स 1.67 into 10⁻24 ग्राम। थर्ड हमारे पास जो एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है दैट इज न्यूट्रॉन। फंडामेंटल पार्टिकल जो थर्ड हमारे पास न्यूट्रॉन है, उसके ऊपर जो हमारे पास चार्ज होगा, न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। आपने सारी चीजों को ध्यान से रखना है यार। जो हमारे पास न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, और इसका जो मास होगा, इसमें जो मास होता है न्यूट्रॉन के केस में वो होता है इक्वल टू किसके, प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दोनों के दोनों हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास जैसे कि आपके पास बोला गया बोहर का मॉडल है, एटम को स्ट्रेन कर रहा है ये, तो बोहर के मॉडल ने क्या बोला आपके पास कि बोहर ने बोला कि हमारे पास जो एटम होता है दैट इज स्फेरिकल इन शेप। बोहर बोलता है कि जो हमारा एटम होता है वो कैसे होता है, स्फेरिकल इन शेप। वैसे तो हमारे को पता लग ही गया है कि हमारा जो एटम है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बन रहा है। किस से बन रहा है वो बन रहा है हमारे पास इलेक्ट्रॉन से, वो बन रहा है हमारे पास किससे, प्रोटॉन से, वो किससे बन रहा है हमारे पास, न्यूट्रॉन से। अब बोहर क्या बोलता है एटम के बारे में, बोहर बोलता है कि हमारे पास जो एटम है वो ही 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बन रहा है। कितने फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बन रहा है, 3 से। और उस फंडामेंटल पार्टिकल में बोहर ने बोला कि एटम जो है वो स्फेरिकल है, उसके सेंटर में कौन है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस। सारी बातें आपने याद रखनी है। बोहर बोलता है, बोहर का मॉडल जो उसने एटम के लिए दिया था, उसने बोला कि जो एटम होगा वो स्फेरिकल होगा, और उस स्फेरिकल एटम के सेंटर में कौन होगा, न्यूक्लियस होगा, और उस स्फेरिकल एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड होंगी शेल्स। याद रखना है आपने, उसके अराउंड जो ये मैंने बना रखी है इनको बोलते हैं शेल्स बोलते हैं इसको, और इनको आप स्पेसिफाई करते हो। जो फर्स्ट शेल होती है हमारे पास दैट इज